हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो गाइज, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2013 हिंदी पेपर थर्ड। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। गाइज, हम बिना समय वेस्ट किए चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर और हमारा आज का टॉपिक है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2013 प्रश्न पत्र है थर्ड। तो गाइज, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, उद्योतन सूरी, मेरुतुंग, दामोदर शर्मा या फिर हेमचंद। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उद्योतन सूरी। गाइज, हमारा अगला प्रश्न है, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। ऑप्शन ए है पहेलियों का संकलन, ऑप्शन बी है कहामुकरियों का संकलन, ऑप्शन सी है फारसी हिंदी शब्दकोश और ऑप्शन डी है मनोरंजन परक रचना। तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है फारसी हिंदी शब्दकोश, ऑप्शन सी। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। हमारा प्रश्न संख्या 3 है गाइस, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक माना है? और ऑप्शंस दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आनंद कुमार स्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया? ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्राचन, पैसाची, मागधी या फिर अर्धमागधी। तो गाइज, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचट बोली से माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राचट। गाइज, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, डोगरी, संथाली, बोडो या फिर भोजपुरी। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। और गाइज, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिसमें भोजपुरी शामिल नहीं है और अभी भोजपुरी को शामिल करने का प्रस्ताव चल रहा है। गाइज, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है अपमान, अपराध, अपयश या फिर अपमति। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपराध में उपसर्ग नहीं लगा है और बाकी सब में लगा हुआ है अपमान, अपयश और अपमति में। गाइज, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, सब रस के रचनाकार हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंसा अल्लाह खां, सैयद हुसैन अली खां। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मुल्ला वजही। सब रस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस दिए गए हैं, सन 1800 ईस्वी, सन 1805 ईस्वी, सन 1857 ईस्वी या सन 1900 ईस्वी। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1800 ईस्वी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, चतुर्सेन शास्त्री या फिर विष्णु प्रभाकर। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
बिरसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। गाइस, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर ठाकुर शिव प्रसाद सिंह। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। और सरस्वती पत्रिका का आरंभ 1900 ईस्वी में काशी में हुआ था और इसके प्रथम संपादक हैं श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। 1901 ईस्वी में इसके संपादक सिर्फ श्याम सुंदर दास हुए। बाद में यह इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी और 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। तो गाइज, हमारा अगला प्रश्न है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान या फिर प्रगाढ़ पांडित्य। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, शब्द ज्ञान। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है शब्द ज्ञान। गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं हैं। ऑप्शन दिए गए हैं एडलर, फ्रायड, जुंग या फिर सार्त्र। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, सार्त्र मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं हैं। एडलर, फ्रायड तथा जुंग मूलतः मनोविश्लेषणवादी हैं, जबकि सार्त्र, किरकेगार्ड आदि विद्वान अस्तित्ववादी हैं। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। ऑप्शन दिए गए हैं रुद्रक, दंडी, वामन या फिर अप्पय दीक्षित। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन सी, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक वामन माने जाते हैं। और प्रश्न संख्या 14 है गाइज, वैदग्ध्या भंगी भड़ति किसका सूत्र है। गाइज, ऑप्शन दिया गया है कुंतक, भोज, राजशेखर, पंडित राज जगन्नाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन ए, वैदग्ध्या भंगी भड़ति जो सूत्र है वो है कुंतक का। गाइज, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है। ऑप्शन दिए गए हैं स्वयंभू, घाघभट्टरी, गोरखनाथ, आदमर। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, हठ योग का प्रभाव गोरखनाथ पर पड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं विसंगति बोध, लोक मंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था, विरुद्धों का सामंजस्य। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, विसंगति बोध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। लोक मंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था तथा विरुद्धों का सामंजस्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सिद्धांत है। विसंगति बोध पाश्चात्य से होता हुआ हिंदी साहित्य में आया, यह आधुनिकता बोध से संबंधित है। इसका पर्याय है मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। आधुनिक रचनाकार के अनुसार मानव के पैदा होने और जीवन और मर जाने में कोई संगति नहीं है, सब कुछ बेमेल तथा बेमानी है, यह विसंगति बोध है। तो गाइज, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन या फिर कार्य संकलन। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रभाव संकलन। संकलन त्रय में गणना नहीं की जाती। संकलन त्रय में मुख्यतः 3 बिंदुओं का वर्णन किया जाता है, जिसमें स्थान संकलन,
समय या काल संकलन और कार्य या वस्तु संकलन प्रमुख हैं। प्रभाव संकलन संकलन त्रय की गणना में नहीं आता है। तो गाइस, बिना समय गवाए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं अज्ञेय, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, भागीरथ मिश्र। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता हैं। प्रश्न संख्या 19 है गाइज, भाषा और संवेदना के लेखक हैं। ऑप्शन है जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमेश चंद्र शाह, विजय देव नारायण शाही। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी भाषा और संवेदना के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न संख्या 21 है, अंगद का पाँव के लेखक हैं। ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, शरद जोशी या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, श्रीलाल शुक्ल अंगद का पाँव के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 22 है गाइज, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है प्रति परिकथा, झूठा सच, मैला आंचल या फिर गोदान। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कालीचरण मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। गाइज, कालीचरण के अलावा जो मैला आंचल के अन्य पात्र हैं वो हैं बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद आदि। और मैला आंचल उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1954 ईस्वी। तो गाइज, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? ऑप्शंस हैं कृष्णा सोबती, राजी सेठ, मधु काकरिया, महाश्वेता देवी। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, महाश्वेता देवी हिंदी की नहीं है। महाश्वेता देवी बांग्ला साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार हैं। जंगल के दावेदार तथा अग्निगर्भ इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। गाइज, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? ऑप्शंस हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुलसीदास की वैराग्य संदीपिनी में संत महंतों के लक्षण वर्णित किए गए हैं। रामाज्ञा प्रश्न तुलसी की ज्योतिष संबंधी रचना है। पार्वती मंगल में पार्वती एवं शिव के विवाह और जानकी मंगल में जानकी एवं राम के विवाह की कथा वर्णित है। तो गाइज, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रहीम। तो गाइज, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दृष्टकूट पदों की रचना सूरदास कवि ने की है। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, सुख सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शन है लल्लू जी, लाल सदल मिश्र, बाबू हरिश्चंद्र, मुंशी सदा सुख लाल नियाज। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंशी सदा सुख लाल नियाज सुख सागर के रचनाकार हैं। यह विष्णु पुराण या भागवत का पद्यानुवाद है। सुरासुर निर्णय इनका निबंध है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका नाम मुंशी सदा सुख राय निसार बताया है तथा सुख सागर इनका उपनाम बताया है। भाषा के संदर्भ में इनका कथन है कि रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। गाइस, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, बाला बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन से पंडित प्रताप नारायण मिश्र,
पंडित राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बाला बोधिनी मासिक पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। प्रश्न संख्या 28, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जयवर्धमान नाटक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 29, मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है? ऑप्शन है पंडित नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुकुल नामक कविता संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान का है। प्रश्न संख्या 30, चक्कर क्लब के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, नगेंद्र, यशपाल या फिर बालकुमुन गुप्त। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चक्कर क्लब के रचनाकार हैं यशपाल। तो गाइज हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? ऑप्शंस दिए गए हैं रणबीर रांगड़ा, पद्मा सिंह शर्मा, कमलेश, राजेंद्र यादव या फिर प्रभाकर माचवे। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेखव एक इंटरव्यू राजेंद्र यादव की रचना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, एही रूप शक्ति और सिंह, एही रूप त्रिभुवन कर जीऊँ काव्य पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन दिए गए हैं मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास या फिर हृदयनाथ या फिर कुतुबन। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी इन पंक्तियों के कवि हैं। एही रूप शक्ति और सिंह, एही रूप त्रिभुवन कर जीऊँ, ये पंक्तियां हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। प्रश्न संख्या 33 है, जसोदा कहाँ कहो हों बात, तुम्हारे सूत के कर्तव्य मुँह पे कहत कहे नहीं जात, ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? ऑप्शन दिए गए हैं सूरदास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास या फिर हरिदास। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये पंक्तियां चतुर्भुज दास जी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 34, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो गाइज हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद इन पंक्तियों के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 35, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी एक और जिंदगी कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, और राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी कमलेश्वर द्वारा रचित रचना का नाम है। गाइज हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न संख्या 36, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? ऑप्शंस दिए गए हैं रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी है नेमिचंद्र जैन, नागार्जुन, ऑप्शन सी है अमृतलाल नागर, यशपाल, ऑप्शन डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सिंह। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मित्र संवाद पत्र साहित्य रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 37, इनमें से कौन सी कीर्ति वृंदावन लाल वर्मा की है? ऑप्शंस दिए गए हैं गोदान, भुवन विक्रम, चित्रलेखा, यही सच है।
तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। वृंदावन लाल वर्मा की जो रचना है वो है भुवन विक्रम। और प्रश्न संख्या 38 है गाइस, इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं खंजर नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया या फिर भूले बिसरे चित्र। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। जीवनी परक उपन्यास जो नहीं है वो है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इसमें मध्यम परिवार की 4 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। खंजर नयन 1981 ईस्वी में सूरदास द्वारा लिखा गया है और मानस का हंस 1972 ईस्वी में तुलसीदास द्वारा लिखा गया जीवन चित्रण है। इसके रचनाकार अमृतलाल नागर हैं। पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी में गांधी जी के जीवन पर आधारित रचना है जिसके रचनाकार हैं गिरिराज किशोर। और हमारा अगला प्रश्न है गाइस, प्रश्न संख्या 39, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़ और रत्ना की बात। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है रत्ना की बात, ऑप्शन डी। रत्ना की बात 1954 ईस्वी में तुलसीदास के जीवन पर आधारित रांगे राघव का पूर्ण उपन्यास है। इरावती जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया और मंगलसूत्र जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ प्रेमचंद्र तथा चोटी की पकड़ 1944 ईस्वी निराला का अधूरा उपन्यास है। प्रश्न संख्या 40, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है। ऑप्शन दिए गए हैं कृष्णा अग्निहोत्री, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा या फिर पद्मा सचदेव। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्णा अग्निहोत्री की ये आत्मकथा है। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की जो लेखिका है वो है कृष्णा अग्निहोत्री और इसका प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी। यह एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित रचना है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 ईस्वी में लिखा गया मैत्रेयी पुष्पा का रचना है। बूंद बावड़ी 1999 ईस्वी में पद्मा सचदेव की आत्मकथा है। गाइस हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है मैंने सील पहुँचाई, तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई, तुम चंदन हम पानी। और ऑप्शन नंबर बी है तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुँचाई, तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई। ऑप्शन सी है तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुँचाई। ऑप्शन डी है शिरीष की याद आई, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुँचाई, तमाल के झरोखे से। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। विद्यानिवास मिश्र द्वारा जो मुख्यतः ललित निबंधकार हैं और निबंध का जो सही अनुक्रम है वो है तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुँचाई, तमाल के झरोखे से और शिरीष की याद आई। प्रश्न संख्या 42, प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञेय के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आत्मनेपद, अंतरा, धार और किनारे, त्रिशंकु। ऑप्शन बी है अंतरा, धार और किनारे, त्रिशंकु, आत्मनेपद। ऑप्शन सी है धार और किनारे, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा। और ऑप्शन डी है त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, धार और किनारे। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। त्रिशंकु का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1945 ईस्वी, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, अंतरा 1975 ईस्वी और धार और किनारे इसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। गाइस हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, प्रकाशन के अनुसार इला चंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पक्षी, कवि की प्रेयसी। ऑप्शन बी है जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी, निर्वासित। ऑप्शन सी है जहाज का पक्षी,
कवि की प्रेयसी, निर्वासित या फिर जिप्सी। और ऑप्शन डी है कवि की प्रेयसी, निर्वासित, जिप्सी या फिर जहाज का पक्षी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पक्षी, कवि की प्रेयसी। गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है पल्लव, लहर, नीरजा, अनामिका। ऑप्शन बी है लहर, नीरजा, अनामिका या फिर पल्लव। ऑप्शन सी है नीरजा, अनामिका, पल्लव या फिर लहर। और ऑप्शन डी है अनामिका, पल्लव, लहर या फिर नीरजा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनामिका, पल्लव, लहर, नीरजा। अनामिका का प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी और नीरजा 1935 ईस्वी। और इनका विधा है काव्य संग्रह। गाइस हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, मादा कैक्टस। ऑप्शन बी है मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर। और ऑप्शन सी है मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू। ऑप्शन डी है कर्फ्यू, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू। प्रश्न संख्या 46। प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए है आशा और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1, नई कविता और अस्तित्ववाद। ऑप्शन बी है भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1, नई कविता और अस्तित्ववाद, आस्था और सौंदर्य। और ऑप्शन सी है निराला की साहित्य साधना भाग 1, नई कविता और अस्तित्ववाद, आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या। और ऑप्शन डी है नई कविता और अस्तित्ववाद, आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आस्था और सौंदर्य। इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी, भारत की भाषा समस्या 1965 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना भाग 1, इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। और नई कविता और अस्तित्ववाद, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1978 ईस्वी। गाइज बिना समय गवाए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन, नहुस। ऑप्शन बी है नहुस, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन। ऑप्शन सी है ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन, नहुस या फिर अंधेर नगरी। और ऑप्शन डी है रक्षाबंधन, नहुस, अंधेर नगरी या फिर ध्रुव स्वामिनी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नहुस, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन। नहुस का प्रकाशन वर्ष है 1859 ईस्वी, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी और रक्षाबंधन 1934 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 48। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है कारवा, एकादशी, नदी प्यासी थी, एक घूंट। ऑप्शन बी है एक घूंट, कारवा, एकादशी, नदी प्यासी थी। ऑप्शन सी है एकादशी, नदी प्यासी थी, एक घूंट, कारवा। और ऑप्शन डी है नदी प्यासी थी, एक घूंट, कारवा या फिर एकादशी। तो गाइज जो एक घूंट है इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी और कारवा इसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, एक घूंट, कारवा, एकादशी, नदी प्यासी थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है जिंदगीनामा, आमा, कुंयाजान, बेघर। ऑप्शन बी है आमा, कुंयाजान, बेघर, जिंदगीनामा। ऑप्शन सी है कुंयाजान, बेघर, जिंदगीनामा, आमा। ऑप्शन डी है
बेघर, जिंदगी नामा, आमा, कुइयाँ जान। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेघर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी, जिंदगी नामा 1979 ईस्वी, आवा इसका प्रकाशन वर्ष है 1999 ईस्वी और कुइयाँ जान इसका प्रकाशन वर्ष है 2005 ईस्वी। गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी, विराट की पद्मिनी। ऑप्शन बी है विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी। ऑप्शन सी है मृगनयनी, रामगढ़ की रानी, विराटा की पद्मिनी, कचनार। ऑप्शन डी है रामगढ़ की रानी, विराटा की पद्मिनी, कचनार या फिर मृगनयनी। तो गाइज इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी। हमारा अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 51। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है जागरण, प्रतीक, नई कविता, कल्पना। ऑप्शन बी है प्रतीक, नई कविता, कल्पना, जागरण। ऑप्शन सी है नई कविता, कल्पना, जागरण, प्रतीक और ऑप्शन डी है कल्पना, जागरण, प्रतीक या फिर नई कविता। तो गाइज जागरण पत्रिका का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था और प्रतीक का प्रकाशन 1947 ईस्वी में, नई कविता 1954 ईस्वी में और कल्पना का प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी माना जाता है। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जागरण, प्रतीक, नई कविता, कल्पना। प्रश्न संख्या 52। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद्र की कहानियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सतगति, रानी का सारंगा। ऑप्शन बी है शतरंज के खिलाड़ी, सतगति, रानी का सारंगा, नमक का दरोगा। ऑप्शन सी है रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सतगति। ऑप्शन डी है सतगति, रानी का सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी। तो गाइस जो रानी सारंगा है इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1910 ईस्वी। इसके बाद नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, उसके बाद सदगति जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रानी सारंगा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। गाइज प्रश्न संख्या 53 है। प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है कलकत्ता से पेकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा। ऑप्शन बी है चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पेकिंग। ऑप्शन सी है यात्रा चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पेकिंग, चीड़ों पर चांदनी। ऑप्शन डी है मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पेकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेरी तिब्बत यात्रा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। कलकत्ता से पेकिंग इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं भगवत चरण उपाध्याय। और चीड़ों पर चांदनी इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी और इसके कीर्तिकार हैं निर्मल वर्मा। यात्रा चक्र का प्रकाशन वर्ष है 1995 ईस्वी और इसके जो रचनाकार हैं वो है धर्मवीर भारती। गाइस प्रश्न संख्या 54। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फैंस के इधर उधर, गदर। ऑप्शन बी है गदर, डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फैंस के इधर उधर। ऑप्शन सी है वापसी, फैंस के इधर उधर, गदर, डिप्टी कलेक्टरी। और ऑप्शन डी है दोस्तों फैंस के इधर उधर, गदर, डिप्टी कलेक्टरी या फिर वापसी। तो गाइज जो गदर है इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी और इसके जो कहानीकार हैं वो हैं रांगेय राघव। और डिप्टी कलेक्टरी इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी और इसके जो कहानीकार हैं वो है अमरकांत। और वापसी इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है और इसके जो कहानीकार हैं वो हैं उषा प्रियमवदा। फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी और इसके जो कहानीकार हैं वो है ज्ञान रंजन। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गदर, डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फैंस के इधर उधर। प्रश्न संख्या 55 है गाइस। निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है प्रबंध, प्रतिमा,
चाबुक चयन प्रबंध पदम। ऑप्शन बी है चाबुक चयन प्रबंध पदम प्रबंध प्रतिमा। ऑप्शन सी है प्रबंध पदम प्रबंध प्रतिमा चाबुक चयन। ऑप्शन डी है चयन प्रबंध पदम प्रबंध प्रतिमा चाबुक। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रबंध पदम प्रबंध प्रतिमा चाबुक और चयन। प्रश्न संख्या 56, स्थापना और तर्क दिए गए हैं। स्थापना है एब्सर्ड बोध व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका तर्क दिया गया है गाइज, यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए गलत है और आर सही है। प्रश्न संख्या 57, स्थापना दिया गया है मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम का सौंदर्य। और तर्क दिया गया है मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रिय न होकर आदि सर्जना शक्ति है, वही हर कला की सृष्टि करता है, अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक हैं। और ऑप्शन दिए गए गाइज, ए सही आर गलत, ऑप्शन बी है ए गलत आर सही, ऑप्शन सी है दोनों सही और ऑप्शन डी है दोनों ही बातें गलत हैं। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही बातें सही हैं। प्रश्न संख्या 58, स्थापना दिया गया हुआ है हिंदी काव्यशास्त्र का सर्वोच्च प्रदेय है सर्वांग निरूपण। और तर्क दिया गया है सर्वांग निरूपण आचार्यों ने रस अलंकार पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत काव्य हेतु प्रयोजन गुण दोष आदि की भी चर्चा की है, जो अत्यंत उपयोगी है। और ऑप्शन दिए गए हैं दोनों गलत दोनों सही, और ऑप्शन सी है ए सही आर गलत, ऑप्शन डी है ए गलत आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोनों ही बातें सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, स्थापना दिया गया है अधिकतर संस्कृत आचार्य औचित्य के पोषक रहे हैं, अतः औचित्य संप्रदाय के स्वतंत्र अस्तित्व का औचित्य कदापि सिद्ध नहीं होता है। और तर्क दिया गया है इसका गाइज, औचित्य का आग्रह आचार्य भरत से लेकर आनंदवर्धन महिम भट्ट आदि तक ने बहुशः किया है। सभी काव्यांगों में इसकी स्वीकृति है। आचार्य क्षेमेंद्र ने समग्रतः इस मत को सुव्यवस्थित किया है, किंतु एकल मत होने के कारण इसे संप्रदाय कहना समीचीन नहीं लगता। गाइज इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों सही है दोनों गलत है, या फिर ए सही आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए गलत है और आर सही है। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दोनों ही बातें सही हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र माने जाते हैं। अधिकतर आचार्यों ने अपने सिद्धांत में औचित्य की चर्चा की है। यह क्षेमेंद्र का स्वतंत्र सिद्धांत के रूप में एकल मत है, अतः इसे पूर्णतः संप्रदाय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संप्रदाय में मतानुयायी अधिक होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 60, स्थापना दिया गया है प्लेटो के अनुसार भावातिरेक अत्यंत अनिष्टकर होता है, और अरस्तु के अनुसार भावों का दमन बड़ा घातक होता है, अतः आदर्शवाद और त्रासदी दोनों सिद्धांत संदिग्ध हैं। और तर्क दिया गया है प्लेटो साहित्यकार के निष्कासन पर बल देते थे, और अरस्तु मात्र विरेचन तक उसकी उपयोगिता मानते थे, अतः दोनों सिद्धांत अधूरे लगते हैं। और ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है गाइज दोनों गलत हैं, ऑप्शन बी है ए गलत आर सही है, ऑप्शन सी है ए सही और आर गलत है, और ऑप्शन डी है दोनों बातें सही हैं। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दोनों ही बातें सही हैं। अरस्तु के गुरु प्लेटो माने जाते हैं, और अरस्तु के गुरु प्लेटो तथा प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्लेटो ने प्रत्ययवाद एवं आदर्शवाद को तथा अरस्तु ने त्रासदी एवं विरेचन के सिद्धांत को जन्म दिया। अपने सिद्धांत में प्लेटो ने भाव के अतिरेक को अनिष्टकर बताया है, तो अरस्तु ने
भाव के दमन को ही अनिष्टकर कहा है, अतः दोनों सिद्धांत संदिग्ध अवस्था में हैं, इसलिए ए और आर दोनों ही बातें सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, प्रश्न संख्या 61। स्थापना दिया गया है, उत्तर संरचनावाद मुख्यतः पाठ केंद्रित है और वह पाठ अर्थापन साध्य होता है। और तर्क दिया गया है, पाठ को इतना महत्व देना और लेखक की मृत्यु की घोषणा कर देना सस्यूर का अतिवादी चिंतन है, अतः यह पुनर्विचारणीय है। तो गाइज इस प्रश्न का ऑप्शन ए है दोनों सही, बी है दोनों गलत और सी है ए सही आर गलत और डी ऑप्शन है ए गलत आर सही। तो गाइज ये दोनों ही बातें सही हैं, तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। उत्तर संरचनावाद में मुख्य बिंदु पाठ है, पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है और पाठ का कोई स्थिर अर्थ भी नहीं होता है, अर्थात एक पाठ को अनेक प्रकार से पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर लेखक नगण्य हो जाता है। सस्यूर ने इसे लेखक की मृत्यु करार दिया है, जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, इसलिए दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं। प्रश्न संख्या 62। स्थापना दिया गया है, काव्यानुभूति सदैव लोकोत्तर होती है और तर्क दिया गया है, कवि की अनुभूति लोक से परे होती है, इसलिए उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। और ऑप्शंस हैं ए सही आर गलत, ऑप्शन बी है ए गलत आर सही, ऑप्शन सी है दोनों बातें सही हैं और ऑप्शन डी है कि दोनों ही बातें गलत हैं। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। काव्यानुभूति सदैव लोकोत्तर होती है, कवि की अनुभूति लौकिक एवं अलौकिक दोनों ही होती हैं। ब्रह्मानंद सहोदर का संबंध काव्य रस से है, कवि से नहीं, इसीलिए जो आर है वो सही है, लेकिन जो ए है वो सही है लेकिन आर गलत दिया गया है। प्रश्न संख्या 63। स्थापना दिया गया है, प्रेम में प्रिय अच्छा लगता है, साथ ही प्रेमी में यह वृत्ति हो जाती है कि मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। और इसका जो रीजन दिया गया है वो है, प्रिय और प्रेमी दोनों में परस्पर अनुभूति जन्य तादात्म्य आधार के रूप में काम करता है। ऑप्शन ए है दोनों बातें गलत हैं, ऑप्शन बी है दोनों सही है, ऑप्शन सी है ए सही आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है और आर सही है। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दोनों ही बातें सही हैं। प्रश्न संख्या 64। स्थापना दिया गया है, स्थापना है, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। और इसका तर्क दिया गया है, कविता का संबंध हृदय से न होकर मन से और वह विविध शब्द जालों के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों बातें सही हैं, दोनों गलत हैं और ऑप्शन सी है ए गलत आर सही, ऑप्शन डी है ए सही आर गलत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए सही है और आर गलत है। कविता मनुष्य के हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और व्यक्ति को मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर पहुंचाने का काम करती है। कविता का संबंध हृदय से होता है और कविता मात्र शब्द जाल नहीं है, इसीलिए ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 65। स्थापना दिया गया है, भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों में प्रस्थान बिंदु अवश्य भिन्न है पर दोनों का लक्ष्य बिंदु एक ही है। और तर्क दिया गया है, भाव का संबंध हृदय से है और ज्ञान का संबंध बुद्धि से है, अतः दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ऑप्शन ए है दोनों गलत, ऑप्शन बी है दोनों सही और ऑप्शन सी है ए सही आर गलत, ऑप्शन डी है ए गलत आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। भाव का ज्ञान से विरोध नहीं है, दोनों का व्यापार भिन्न है किंतु लक्ष्य बिंदु एक ही होता है। भाव का संबंध हृदय से और ज्ञान का संबंध बुद्धि से है और दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यहाँ पर स्थापना में भाव तथा ज्ञान को संबंधित बताया गया है, जबकि तर्क में दोनों को विरोधी, इसीलिए जो एक कथन है वो सही है लेकिन जो रीजन इसका दिया गया है वो गलत है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइज हमारा प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक के ऑप्शन हैं, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामचरित उपाध्याय,
वियोगी हरि। और सूची 2 के ऑप्शन है गंगा लहरी, वीर सतसई, भ्रमरदूत, देवदूत, वायुदूत। तो गाइज जो सत्यनारायण कवि रत्न की रचना है वो है भ्रमरदूत, और जगन्नाथ दास रत्नाकर का रचना है गंगा लहरी, रामचरित उपाध्याय का रचना है देवदूत, और वियोगी हरि का रचना है वीर सतसई। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है अंधेर नगरी, कोर्ट मार्शल, द्रौपदी, कौमुदी महोत्सव। सूची 2 के ऑप्शन है चाणक्य, सुरेखा, रामचंद्र, नारायण दास, मातृगुप्त। तो गाइज अंधेर नगरी इसके पात्र हैं नारायण दास, कोर्ट मार्शल के पात्र हैं रामचंद्र, द्रौपदी इसके पात्र हैं सुरेखा, और कौमुदी महोत्सव के पात्र हैं चाणक्य, और जो मातृगुप्त हैं ये स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो गाइज हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन से भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, रामायण महानाटक, अवध विलास, और सूची 2 के ऑप्शन से अग्रदास, ईश्वरदास, लालदास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम। तो गाइज भरत मिलाप इनकी जो रचना है वो भरत मिलाप जो इसके रचनाकार हैं वो हैं ईश्वरदास, ध्यान मंजरी के रचनाकार हैं अग्रदास, और रामायण महानाटक के जो रचनाकार हैं वो हैं प्राणचंद चौहान, अवध विलास के रचनाकार हैं लालदास। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। गाइज इसको हम ट्रिक से भी याद करते हैं। जैसे में भरत मिलाप किसकी कृपा से हुई, तो ईश्वर की कृपा से, तो हम कह सकते हैं कि भरत मिलाप के रचनाकार हैं ईश्वरदास। ध्यान मंजरी इसके रचनाकार हैं अग्रदास। तो गाइज इसका ट्रिक है कि ध्यान हमको हमेशा अग्र रखना चाहिए, अग्र यानी कि आगे। तो ध्यान मंजरी के जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे अग्रदास, और रामायण महानाटक इसके रचनाकार हैं प्राणचंद चौहान। तो गाइज हम इस तरह से ट्रिक अपना सकते हैं कि रामायण हमारा क्या है, तो प्राण है। तो इससे हो गया कि रामायण महानाटक के जो रचनाकार हैं वो हो गए प्राणचंद चौहान, और अवध विलास तो इसके रचनाकार है लालदास। तो गाइज हम कह सकते हैं कि अवध में विलास कौन करता है, तो लाल। कौन लाल, तो लाल है राम, राम को लाल भी कहा जाता है। तो अवध विलास यानी कि अवध में विलास कौन करता है, लाल, तो हो गया लालदास। अवध विलास के रचनाकार हो गए लालदास, और हनुमान नाटक इसके रचनाकार हैं हृदय राम। तो किसके हृदय में राम बसे हुए हैं, हनुमान के। तो हम कह सकते हैं कि हनुमान नाटक के रचनाकार हैं हृदय राम। तो गाइस हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन से नंदा, श्रीभट्ट, रसखान, हरिराम व्यास, और सूची 2 के ऑप्शन से युगल शतक, रागमाला, प्रेम वाटिका, रूप मंजरी, रणमल, छंद। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है जो नंददास इनकी जो रचना है वो है रूप मंजरी, और श्रीभट्ट इनकी रचना है युगल शतक, रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, और हरि राम व्यास की रचना है रागमाला। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। इन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है ए है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, और बी ऑप्शन है काव्य ग्राह्यम अलंकारात, और ऑप्शन सी है मुख्यार्थ हति दोष, और ऑप्शन डी है करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम, और सूची 2 के ऑप्शन से भामा, मम्मट, विश्वनाथ, वामन, दंडी। तो गाइस शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम ये उक्तियाँ जो है वो दंडी की हैं, और काव्यम ग्राह्यम अलंकारात इस
पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो है वामन। और ऑप्शन सी जो है मुख्यार्थ हर्षिर्दोषः, ये उक्तियां जो है मम्मट की हैं। और ऑप्शन डी है करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्यम निबंधनम, इन उक्तियों के जो आचार्य हैं वो हैं भामह। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 71, सूची एक के ऑप्शन हैं महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। और बी ऑप्शन है कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। ऑप्शन सी है काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। और ऑप्शन डी है महान का व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। सूची दो के ऑप्शन है टी.एस. इलियट, कॉलरिज, लॉन्जाइनस, आई.ए. रिचर्ड्स, ड्राइडन। तो गाइज जो ऑप्शन ए है महान कवि वही हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो, इसका स्थापना जो किया था वो है कॉलरिज। और कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, इन पंक्तियों के जो विद्वान हैं वो हैं इलियट। और ऑप्शन सी जो है काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं आई.ए. रिचर्ड्स। और जो लॉन्जाइनस है इनकी पंक्तियां हैं महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति पारित गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। ऑप्शन बी है चंचल अंचल सा नीलांबर। ऑप्शन सी है खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बिच गुलाबी रंग। ऑप्शन डी है अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो गाइज दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति, ये जो पंक्तियां हैं ये हैं असंगति अलंकार के। और चंचल अंचल सा नीलांबर यह पंक्तियां हैं उपमा अलंकार के। और गाइज उपमा अलंकार का पहचान होता है कि योजक चिन्ह के साथ सरिस सम समान सा सी से सा ये सब आए तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ चंचल अंचल सा नीलांबर इसमें सा आया हुआ है, योजक चिन्ह भी है, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। और खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, गाइज इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचान है कि किसी भी वाक्य में जनु जन जानो जनहु मनु मन मानो मनहु आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो गाइज यहाँ पर ज्यों शब्द आया हुआ है यानी कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसका जो परिभाषा है वो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और गाइज ऑप्शन डी है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, गाइज इसमें रूपक अलंकार है। और इसका परिभाषा है कि किसी भी वाक्य में अगर योजक चिन्ह आ जाए और उसमें सा सी से सरिसम समान न हो, नहीं होना चाहिए, अर्थात वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो गाइज ऑप्शन डी में रूपक अलंकार है। और इसका जो परिभाषा है जहाँ उपमेय तथा उपमान में अभेद रूप हो वही हमारा रूपक अलंकार होता है। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन बी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक के ऑप्शन से कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में। और बी ऑप्शन है पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। और ऑप्शन सी है वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो। ऑप्शन डी है मैं ही बसंत का अद्भुत। और सूची दो के ऑप्शन है मुक्तिबोध अज्ञे नागार्जुन रघुवीर सहाय और निराला। तो गाइज कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में,
इन पंक्तियों के जो कवि हैं वो हैं रघुवीर सहाय। और पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, इसके जो कवि हैं वो हैं मुक्तिबोध। और वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, इन पंक्तियों के लेखक हैं नागार्जुन। और मैं ही बसंत का अग्रदूत, ये पंक्तियां हैं निराला जी की। तो गाइज इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए। सूची एक के ऑप्शन है जगदीश गुप्त, बंशीधर शुक्ल, ईसुरी, सूर्यमल मिश्रा। सूची 2 के ऑप्शन है बुंदेली, राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी, ब्रज। तो गाइज जो जगदीश गुप्त हैं इनका जनपदीय भाषा है ब्रज, बंशीधर शुक्ल का जो भाषा है वो है अवधी, और ईसुरी की भाषा जनपदीय है भाषा वो है बुंदेली, और सूर्यमल मिश्रणी इनकी जो जनपदीय भाषा है वो है राजस्थानी। और जो भोजपुरी ऑप्शन में भोजपुरी दिया गया है ये जनपदीय भाषा है भिखारी ठाकुर का। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। गाइज हमारा आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 75, इन रचनाकारों को उनके सर्वाधिक संबद्ध जनसंचार माध्यमों से सुमेलित कीजिए। सूची एक के ऑप्शन से उदय शंकर भट्ट, ईलाचंद्र जोशी, मनोहर श्याम जोशी, अज्ञेय। सूची 2 के ऑप्शन है सुदर्शन, फिल्म, समाचार, पत्रकारिता, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट। तो गाइज उदय शंकर भट्ट इनका जो संबंधित संचार माध्यम है वो है फिल्म, ईलाचंद्र जोशी का संचार माध्यम है रेडियो, मनोहर श्याम जोशी का संचार माध्यम है दूरदर्शन, और अज्ञेय का जो जनसंचार माध्यम है वो है समाचार पत्रिका। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। आई होप कि आपको आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो गाइज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।